हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है और जो त्रिभुज बनता है PQRS से मिलाकर हमने सिद्ध करना है वो एक समचतुर्भुज है। तो आपने जो सेकंड क्वेश्चन किया था वो काफ़ी कुछ उससे मिलता जुलता है। इसके अंदर इसको आयत सिद्ध करना था और यहाँ पे समचतुर्भुज करना है। और एक कंडीशन अलग ही है कि यहाँ समचतुर्भुज दिया था, इसमें आयत दिया था। तो देखो कैसे थोड़ा सा चेंज करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। ABCD एक आयत है तो दिया है में हम क्या लिखेंगे, दिया है में जो हमें दिया जाता है हमें क्वेश्चन में से ही देखना होता है कि ABCD एक आयत है जिसमें PQRS भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ये आपने दिया है करके ये सब कुछ लिख लेना है क्वेश्चन को में से देख के। और सिद्ध करना है में क्या लिखना है, सिद्ध करना है जो दर्शाना है, दर्शाइए होता है, यही सिद्ध करना होता है। तो सिद्ध करना है लाइन में PQRS एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, हमें वो सिद्ध करनी है। PQ और PS SR और RQ ये सभी चारों भुजाएं बराबर होंगी तो ये समचतुर्भुज है, ये हमने सिद्ध करना है। सबसे पहले हम रचना करेंगे, इसमें A को C से मिलाएंगे, A को C से मिलाएंगे। अब देखो उसी क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। त्रिभुज ABC देखो, त्रिभुज ABC में P जो है AB का मध्य बिंदु है और Q क्या है, BC का मध्य बिंदु है। उससे जो मिलने वाला रेखाखंड है PQ क्या हो जाएगा, AC के समानांतर भी हो जाएगा और PQ क्या हो जाएगा, 1/2 AC के बराबर भी। तो उसी तरह से लिखना है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC बन रहा है ना, ये देखो इस तरह से देख लो इसको। ये देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज में P AB का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है, इसीलिए PQ समानांतर हो जाएगा AC के और PQ 1/2 AC। तो ये क्योंकि हमने क्या किया था, मध्य बिंदु प्रमेय के अंदर किया था। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे त्रिभुज ABC में P AB का मध्य बिंदु है और Q BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो PQ समानांतर हो जाएगा AC के और PQ 1/2 AC हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप ले लोगे त्रिभुज ADC, इसमें S जो है AD का मध्य बिंदु है, R DC का मध्य बिंदु है, इसलिए इससे मिलने वाला रेखाखंड यानी SR उसकी तीसरी भुजा यानी AC के समानांतर होगा। SR समानांतर है AC के और SR हो जाएगा 1/2 AC। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो आप इसी तरह से ये लाइनें लिख लेंगे, R और S क्रमशः CD और AD के मध्य बिंदु हैं, इसलिए ये हो जाएगा। तो इसको 1 और इसको 2 लिख देते हैं। यहाँ आप क्या देख रहे हो, PQ समानांतर है AC के, PQ AC के समानांतर है और SR भी AC के समानांतर है। देखो ये तीनों रेखाएं फिर समानांतर हो जाएंगी यानी PQ भी SR के समानांतर हो जाएगा। PQ समानांतर है SR के, PQ क्योंकि AC के समानांतर है, SR भी AC के समानांतर है, तो PQ AC के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, PQ SR के समानांतर हो जाएगा। ऐसे ही क्योंकि PQ भी 1/2 AC है और SR भी 1/2 AC है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये PQ भी SR के बराबर आ जाएगा 1 और 2 से। ठीक है, अब क्योंकि इस चतुर्भुज में आप क्या देख रहे हैं कि PQRS के अंदर हमने क्या सिद्ध कर दिया है कि PQ बराबर में SR सिद्ध कर दिया, PQ बराबर में SR और ये समानांतर भी है। अगर एक चतुर्भुज में अगर हम ऐसे सिद्ध कर दें कि आमने सामने वाली भुजाएं समानांतर है, PQ जो हमने समानांतर सिद्ध कर दिया है SR के और बराबर सिद्ध कर दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक बन जाएगा समानांतर चतुर्भुज। PQRS एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज यानी आमने सामने की भुजाएं तो इसकी बराबर हैं। अब क्योंकि हमें इसको समचतुर्भुज सिद्ध करना है, अगर हम इस भुजा को इस भुजा के समान सिद्ध कर दें, इसको इसके समान सिद्ध कर दें तो ये समचतुर्भुज बन जाएगा ना, क्योंकि देखो ये तो इसके बराबर है ही है, ये भी इसके बराबर होगी तो ये भी इसके, ये तीनों ही बराबर हो जाएंगी। ठीक है,
और ये तो इसके बराबर है ही है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, तो चारों हो जाएंगी। तो हम पी क्यू को पी एस के बराबर सिद्ध करेंगे। क्योंकि ए बी सी डी एक आयत दिया हुआ है हमें, ये ए बी सी डी एक आयत दिया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए डी और बी सी बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर में बी सी। ठीक है, अगर ए डी बी सी के बराबर है तो ए डी का अगर आधा करें और बी सी का आधा करें तो वो भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 दोनों के आगे लगा सकते हैं क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लगा सकते हैं। अब क्योंकि 1/2 ए डी क्या है, देखो ए डी का ये मध्य बिंदु एस, तो 1/2 ए डी ए एस भी हो सकता है, डी एस भी हो सकता है, लेकिन हम अपने जो क्वेश्चन हम प्रूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ए एस ले लेते हैं। ठीक है, ए एस और बी सी का आधा ले लेते हैं पी क्यू। ठीक है, ए एस बी क्यू के बराबर हो जाएगा, इसको हम 4 नाम दे देते हैं। अब हम त्रिभुज लेते हैं ए पी एस त्रिभुज ले लेते हैं, और ये वाली त्रिभुज यानी बी पी क्यू। इन दोनों त्रिभुज के अंदर ए एस बराबर में बी क्यू, ये तो हमने यहाँ पे लिया ही है। ठीक है, और ए पी और बी पी बराबर होगा। ए पी और बी पी क्यों बराबर होगा, क्योंकि पी मध्य बिंदु है ना, पी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, इसका मतलब ए पी बराबर में बी पी। ठीक है, पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और कोण ए और कोण बी बराबर होगा 90 डिग्री के होंगे ना, कोण ए और बी। क्यों होंगे 90 डिग्री के, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है, आयत के चारों कोण कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो कोण ए और कोण बी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ए एस इक्वल टू बी क्या वो हमने बता ही रखा है, तो 3 चीजें बराबर हो गई हैं, भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम लिखो, या उसको इंग्लिश में SCS सर्वांग समता लिखो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगे, सर्वांग सम। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, देखो हम क्यों कर रहे थे इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम, क्योंकि अगर ये सर्वांग सम है तो इसकी ये भुजा, इस त्रिभुज की पी एस भुजा और इस त्रिभुज की पी क्यू भुजा, ये दोनों बराबर हो जाएंगी, पी एस इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हो जाती हैं, जिसका हम सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं यानी इंग्लिश में CPCT भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये भुजा बराबर हो गई हैं, तो क्या बन जाएगा, अगर ये 2 भुजाएं बराबर हैं, अगर आसन भुजाएं भी बराबर हो गई, ये समानांतर चतुर्भुज तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, ये तो इसके बराबर है ही है, और ये भुजा भी इसके बराबर हो गई। ठीक है, तो ये इसके भी बराबर हो जाएगी, और आमने सामने की भुजाएं, इन चारों भुजाएं बराबर हैं, तो क्या बन जाएगा, ये पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक समचतुर्भुज। ठीक है, क्योंकि पी एस पी क्यू 2 आसन भुजाएं भी बराबर हैं, इसलिए पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। यार बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ABCD इसमें समलंब दिया गया है, इसमें चित्र अपने आप दिया गया है, हमें वही यूज करना है। ABCD एक समलंब है। समलंब क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं तो समानांतर होती हैं, और जो इस तरफ की भुजाएं हैं, देखो मतलब एक पेयर जो है, एक युग्म तो समानांतर होता है, दूसरा नहीं होता, ये दोनों समानांतर नहीं है, तो ये होता है समलंब। इसके अंदर AB समानांतर DC हमें दिया हुआ है, साथ ही BD एक विकर्ण है, जो ई भुजा AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, BD एक विकर्ण है और E जो है भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समानांतर खींची गई है, यानी EF जो समानांतर AB खींची गई है। जो BC जो है इसको F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दर्शाना है कि F जो है भुजा BC भुजा का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान है, तो शुरू करते हैं। माना विकर्ण जो BD है EF को जो काटता है P बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, जो विकर्ण हमें BD दिया हुआ है वो EF रेखाखंड को P पर काटता है। अब त्रिभुज हम DAB देख लेते हैं। DAB में E जो है, E भुजा AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, और हमें EP समानांतर है AB हम बोल सकते हैं, देखो क्योंकि EF समानांतर है ना AB के, हमें बोला हुआ है ना, E से होकर एक AB के समानांतर रेखा खींची गई है। ठीक है, तो ये समानांतर रेखा है, तो अगर EF समानांतर AB दिया हुआ है
तो उसका ईपी ईएफ का ही एक भाग है, छोटा भाग है, तो ईपी भी समानांतर हो जाएगा एबी के। ठीक है। अब क्यों पी जो है त्रिभुज डीएबी की दूसरी भुजा बीडी का मध्य बिंदु बन जाएगा। मध्य बिंदु ये कहाँ से बना है, आपने किया है मध्य बिंदु मध्य प्रमेय जो है उसका मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम किया है। उसके अंदर क्या बोला गया है मध्य बिंदु के प्रमेय में कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के अगर समानांतर कोई रेखा खींची जाए, ठीक है, त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है वो तो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर काटती है। तो यही तो हम तो इसीलिए क्या हो जाएगा, P जो है त्रिभुज DAB का क्या बन जाएगा, मध्य बिंदु DB रेखा का ये मध्य बिंदु है। राइट। अब त्रिभुज BCD में देख लो, त्रिभुज BCD के अंदर P क्योंकि भुजा BD का मध्य बिंदु है और PF समानांतर है DC के। ठीक है, PF समानांतर है DC के। क्यों है समानांतर, क्योंकि भाई EF जो है समानांतर है AB के, AB के और AB समानांतर CD के दिया हुआ है। ये दोनों तो समानांतर है ही हैं, ये दोनों समानांतर है, ये इसके समानांतर है, तो भाई ये भी तो इसके समानांतर हो जाएगा। EF अगर AB के समानांतर है और AB समानांतर है DC के, तो PF इस EF का एक भाग है, तो इसलिए PF भी समानांतर हो जाएगा DC के। PF समानांतर है DC के। ठीक है, ये हमने इसका रीज़न बताया हुआ है। तो देखो अब ये क्योंकि समानांतर है और ये PBD का जो है मध्य बिंदु है, ठीक है, और ये इसके समानांतर है, तो ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम जो है उससे ये भी हो जाएगा ना कि F जो है BC का मध्य बिंदु बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वैसे ही हम यहाँ लिख देंगे कि F जो है BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, F त्रिभुज BCD की भुजा का BC का भाग नहीं, मध्य बिंदु है। तो बहुत ही इजी थ्योरम है ये, क्वेश्चन नंबर 4, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है 8.2 का, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में, ये समानांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजा AB का मध्य बिंदु E और CD का मध्य बिंदु F है। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD, जो BD है इसको समत्रिभाजित कर रहे हैं। समत्रिभाजित मतलब 1 2 3, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि DP PQ और QB तीनों बराबर हैं। समत्रिभाजित का मतलब ये हो जाएगा कि तीनों बराबर भागों में बंटे हुए हैं। सम त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भागों में बंटे हुए हैं। तो DP बराबर में PQ बराबर में QB हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें दिया क्या है, दिया है एक समानांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें E और F क्रमशः AB और CD के मध्य बिंदु है। यहाँ तक तो हमें दिया है लिख के आपने यहाँ से यहाँ तक नोट करना है और सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है लिख देना। ठीक है, जैसे हम और क्वेश्चनों में लिखते हैं, सिद्ध करना है। और यहाँ से रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समद्विभाजित करते हैं। साथ ही हम ये बता देंगे कि DP बराबर PQ बराबर में BQ, ये हमें सिद्ध करना है मेनली कि ये तीनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लिख देंगे, सिद्ध करना है अपने आप से। तो इसका हल क्या है, हमें जो E है भुजा AB का मध्य बिंदु दिया हुआ है और F जो है CD भुजा का मध्य बिंदु दिया गया है। तो जब ये मध्य बिंदु है AE, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि AE जो है 1/2 AB है, मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीच वाला भाग है, तो ये जो AE होगा आधा हो जाएगा ना AB का। ऐसे ही जो CF है, CF भी 1/2 CD बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आधा है ना पूरे CD का। ठीक है, परंतु जो ABCD हमें क्या दिया हुआ है, पर क्या दिया हुआ है ABCD, एक समानांतर चतुर्भुज में बोला गया ना। समानांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, AB और CD बराबर भी हो जाएंगे और समानांतर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो 1/2 अगर हम इसके भी आगे 1/2 लगाएं, इसके भी 1/2, क्योंकि अगर ABCD के बराबर है तो उन दोनों के आधे भी बराबर होंगे।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 AB क्या है, AE। AE बराबर हो जाएगा CE, CF के, ठीक है, CF के हो जाएगा बराबर। और AE जो है समानांतर भी हो जाएगा FC के, ठीक है, क्योंकि अगर देखो अगर ABCD के समानांतर है तो AE जो इसका भाग है वो CF के तो समानांतर है ही है, तो ये दोनों समानांतर हो जाएंगे। इससे हमारा ये जो AE अगर CF के समानांतर है तो ये जो है समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर भी है, समानांतर भी है, तो इससे क्या बन जाएगा, ये AECF एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और फिर जब समानांतर चतुर्भुज ये बन गया है तो FA CE के समानांतर आ जाएगा, FA समानांतर आ जाएगा CE के, FA समानांतर CE, ठीक है। और FP भी समानांतर आ जाएगा। देखो FP क्या है, FP ये है, FP किसके समानांतर आ जाएगा, CQ के, FP समानांतर आ जाएगा CQ के, क्योंकि ये देखो जो FP है ये FA का भाग है, FP FA का भाग है, और CQ किसका भाग है, CE का। ये हम साइड में बता देंगे, ठीक है। अब क्योंकि देखो हमें पता है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कि कहाँ से पता है, जो हमने मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम किया है उसमें क्या पता है हमें कि त्रिभुज की अगर एक भुजा के मध्य बिंदु से कोई रेखा तीसरी भुजा के समानांतर खींचते हैं तो इस भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इसीलिए DCQ ले लेते हैं हम, त्रिभुज DCQ के अंदर जो क्या हो जाएगा, F, क्योंकि FCD का मध्य बिंदु है, FCD का मध्य बिंदु है, और FP जो है CQ के समानांतर है, ये दोनों समानांतर है, तो P जो है DQ का मध्य बिंदु बन जाएगा। इसका मतलब है DP बराबर में PQ आ जाएगा। तो एक तो हमें यही सिद्ध करना था ना, DP बराबर में PQ, तो एक चीज तो हमारी सिद्ध हो गई, क्योंकि हम इसके अंदर देखो हम क्या लेके चले थे, हमने DP बराबर में PQ करना है, और एक ये बन रही है त्रिभुज, तो ये तो इसका मध्य बिंदु है, ये F तो इसका मध्य बिंदु है। हम क्या सिद्ध करना चाह रहे थे कि ये जो है इसके समानांतर है। इसके लिए पहले तो हमने इसको समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। समानांतर चतुर्भुज सिद्ध होने से क्या हो गया, ये और इसके समानांतर हो गई, ठीक है। समानांतर होने पर क्या बन गया, P जो है इसका मध्य बिंदु बन गया, तो DP बराबर में PQ आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम त्रिभुज ले लेते हैं ABQ, ABP लेंगे हम, क्योंकि क्यू BP का मध्य बिंदु है, तो ये त्रिभुज हम ABP ले रहे हैं। इस त्रिभुज के अंदर हमें E पता है कि इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, और ये जो है ये दोनों समानांतर हैं, ये दोनों समानांतर हैं, तो क्या बन जाएगा, क्यू भी इसका मध्य बिंदु बन जाएगा, BP का क्यू भी मध्य बिंदु बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, BQ इक्वल टू PQ, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है, DP किसके बराबर आ रहा है, BQ के, DP BQ के, और BQ PQ के। तो ये जो तीनों चीजें हैं हमारी प्रूव हो गई हैं, ठीक है। एक जो सम त्रिभाजित कर रहे हैं इस चीज को और प्रूव कर रहे हैं हम इसको, तो हम BD को क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं हम BQ प्लस PQ प्लस DP, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो BQ है ये, PQ क्या है, PQ को भी हम BQ लिख सकते हैं 4 से, BQ को क्या लिख सकते हैं BQ, ऐसे DP को भी PQ, क्योंकि सारे तीनों चीजें बराबर ही है ना, ये तीनों चीजें हमने बराबर तो यहाँ सिद्ध कर ही दी हैं, ठीक है। तो BQ हम सबको लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3PQ बन गया, ठीक है। 3BQ BD के बराबर है, तो BQ क्या बन जाएगा, 1/3 BD बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, ये सभी चीजें बराबर थी, साथ में ये 1/3 BD है, यानी 3 बराबर भागों में ये बट रही है। तो इस बात को लिख देंगे, बिंदु P और Q BD को 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं,
पी और क्यू को। फिर लास्ट में हम यही लाइन लिख देंगे, रेखाखंड ए एफ और एफ सी, क्योंकि पी और क्यू कर रहे हैं तो ये रेखाखंड ए एफ और एफ सी इस विकर्ण बी डी को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। 6 में दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो कोई चतुर्भुज हमने बना लेना है, कोई भी चतुर्भुज, क्योंकि हमें कोई ये नहीं बोला आयत है समचतुर्भुज है, तो हमने कोई भी चतुर्भुज बना लिया है ABCD। इसकी सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, सामने भुजाएं हैं ये दोनों, सामने हमने भुजाएं ना AB और CD, इनके मध्य बिंदु, अगर AB का मध्य बिंदु हम E ले लें और CD का मध्य बिंदु G लें, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ऐसे ही AD का मध्य बिंदु H और BC का मध्य बिंदु H है, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ये बन जाएगा HF, यानी GE और HF परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी बराबर भागों में बांट रहे हैं। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। ये हमारा कैसे प्रूव हो जाएगा, अगर हम EFGH को, अगर हम इसको एक समानांतर चतुर्भुज प्रूव कर दें कि ये एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हमें पता है कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, देखो ये अगर समानांतर चतुर्भुज बन गई तो GE और HF इसके विकर्ण बन जाएंगे, और जो विकर्ण है समानांतर चतुर्भुज के वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमें इसमें क्या नीड है प्रूव करने की, EFGH को एक समानांतर चतुर्भुज हम प्रूव करेंगे। तो हमें दिया क्या है, चतुर्भुज, हमने कोई चतुर्भुज दी थी तो हम उस चतुर्भुज का नाम ले लेते हैं ABCD। इसमें EG और FH सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाले प्राप्त रेखाखंड है। सम्मुख भुजा यानी AB और CD के मध्य बिंदु से मिलाया है, ऐसे ही AD और BC इन दोनों के मध्य बिंदु से मिलाने से प्राप्त ये रेखाखंड हैं। और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो रेखाखंड है ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम A को C से, E को F से, इन सब को मिला देते हैं, ठीक है। EF, FG, HG और HE इन सबको मिलाओ, ठीक है। अब देखो एक बन रही है त्रिभुज ABC, ये क्या बन रही है त्रिभुज ABC, और इसके अंदर EAB का मध्य बिंदु और FBC का मध्य बिंदु है, ठीक है। अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या बन जाएगा, मध्य बिंदु प्रेम में से बन जाएगा जो EF है, EF AC के समानांतर भी बन जाएगा और EF 1/2 AC भी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो HG है इस त्रिभुज के अंदर, H जो है AD का मध्य बिंदु है और G DC का मध्य बिंदु है, ठीक है। G DC का मध्य बिंदु है, तो HG मध्य बिंदु प्रेम में से क्या बन जाएगा, HG AC का, HG और AC क्या बन जाएंगे, समानांतर, और HG बराबर में 1/2 AC, ठीक है। ये है मध्य बिंदु प्रमेय। अगर किसी को भी मध्य बिंदु प्रमेय में कोई दिक्कत है तो आप इस मध्य बिंदु प्रमेय को दोबारा से देख सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ठीक है। तो ये दोनों आ गए हमारे, इसको 1 और इसको 2 लिख दो, ठीक है, क्योंकि EF AC के समानांतर है और HG भी AC के समानांतर, ये दोनों एक ही रेखा को समानांतर है, इसलिए EF भी HG के समानांतर हो जाएगा, EF समानांतर HG हो जाएगा। इसी तरह से EF भी 1/2 AC है और HG भी 1/2 AC है, तो EF और HG भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जब EF और HG क्या आ गए, बराबर भी आ गए और समानांतर भी आ गए। ये तो हम कई क्वेश्चंस में पहले इतना ही प्रूव कर चुके हैं, सेकंड में भी किया था, थर्ड में भी ये सेम चीज़ हमने प्रूव की थी, जिससे हमारा ये बन गया समानांतर चतुर्भुज बन गया। और समानांतर चतुर्भुज के बाद बस आपने ये याद रखना है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं परस्पर क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इस बात को हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं, इसलिए EFGH के विकर्ण EG और FH परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और यही हमने सिद्ध करना था कि रेखा परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मध्य बिंदु से मिलाने वाले जो रेखाखंड हैं, यानी EG और FH परस्पर
समद्वि भाजित करते हैं, ये हमने सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी आपने सेम चीज़ प्रूव की थी, बस आपके ध्यान देने की जरूरत है। तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है, करण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समानांतर रेखा खींची गई AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, और हमें ये 3 चीजें हैं सिद्ध करके दिखानी है। तो इसमें हमें ABC ऐसे बना लेना है। ABC एक त्रिभुज जिसमें कोण C समकोण है, C पे हमने समकोण बना दिया। ABC एक समकोण त्रिभुज बना है, इसलिए करण जो AB है, करण AB का मध्य बिंदु ले लेंगे M से होकर BC के समानांतर, BC के समानांतर खींची गई रेखा, जो खींची गई रेखा है वो AC को D पर प्रतिच्छेदित कर रही है, AC रेखा को D पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो ये हम कई बार सिद्ध कर चुके हैं इस तरह, क्योंकि ये मध्य बिंदु है AB का, ये इसके समानांतर है, तो ये तो मध्य बिंदु प्रेम्य का जो विलोम है उससे सिद्ध हो जाएगा बड़ा आराम से। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में M भुजा AB का मध्य बिंदु है, यही लिखेंगे, और MD इसके समानांतर है। बस ये 2 चीज होनी चाहिए थी, इसलिए क्या हो जाएगा, AD बराबर में DC, यानी D भुजा AC का मध्य बिंदु हो जाएगी। ये मध्य बिंदु प्रेम्य का विलोम है, जिसमें हमें क्या चाहिए होता है, कोई एक त्रिभुज हो, उसमें एक मध्य बिंदु हो, एक रेखा का तो मध्य बिंदु हो, और उससे जो खींची गई रेखा है वो तीसरी रेखा के समानांतर हो। तो वो जो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है, ठीक है, तीसरी भुजा है, उसको मध्य बिंदु पर जरूर प्रतिच्छेदित करती है। यही है मध्य बिंदु प्रेम्य का विलोम। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो आप वहां से मध्य बिंदु प्रेम्य का विलोम देख लेना। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, ये D जो है भुजा AC का मध्य बिंदु बन जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में MD, जो MD है, हमने प्रूव करना है कि AC के ऊपर लंब है, यानी जो कोण 1 और कोण 2 बन रहे हैं, ये हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री के हैं, तभी तो MD AC के पे लंब होगा ना, ये लंब का निशान है ना। ठीक है, तो L जो है, ये जो रेखा L है, ये रेखा L जो है समानांतर दी हुई है BC के, ये हमें दी हुई है। ठीक है, अगर देखो, अगर ये जो AC है, AC अगर हम एक तिर्यक रेखा लें, देखो ये दोनों क्या है, समानांतर रेखाएं हैं, ये दोनों क्या है, समानांतर रेखाएं हैं, और ये एक रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रही है। आप ऐसे देखो, हमें अगर 2 समानांतर रेखाएं दी जाएं और एक ऐसे उनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है ना, इसको वो क्या बोलते हैं, संगत कोण। ठीक है, इनको बोलते हैं संगत कोण। तो यहाँ पे भी तो यही केस बन रहा है। देखो ये और ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, L और BC समानांतर हैं, और ये 90 डिग्री का है, C कोण क्या है, 90 डिग्री का है, तो D कोण भी क्या बन जाएगा, ये D कोण भी, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी संगत कोण है, इसलिए ये भी 90 डिग्री का कोण एक क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि L समानांतर BC दिया हुआ है, AC जो है एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए कोण 1 बराबर में कोण C, कोण 1 बराबर में कोण C संगत कोण, इसलिए कोण 1 भी कितने का, C क्योंकि 90 का है ना, तो 1 भी 90 का हो गया, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का आ गया। इसका मतलब क्या है, यही मतलब है जो बताया था आपको कि MD AC के लंब है, लंब बन गई ना, MD लंब है AC के। तो ये है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है, CM MA जो है ये 1/2 AB है। तो ये देखो MA जो है, MA क्योंकि M तो इसका मध्य बिंदु है, तो MA तो 1/2 AB है ही है, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। मेन तो हमें क्या प्रूव करना है कि CM जो है 1/2 AB है, MA तो 1/2 AB है ही है, उसमें तो हम ये लिख देंगे कि M AB का मध्य बिंदु है, इसलिए MA बराबर में 1/2 AB, ये तो हो ही जाएगा। CM को हमने प्रूव करना है, तो हम पहले CM = MA प्रूव कर देंगे, CM और MA प्रूव कर लेंगे। इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, AMD त्रिभुज और CMD। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, तो इसकी भुजा AM
और इसकी भुजा CM और M में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि M में 1/2 AB है जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये तो तीनों बराबर हो ही जाएंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना आसान ही है। देखो ये रैखिक युग्म बना रहे हैं 1 और 2, तो देखो ये 90 का और ये लंब बता ही दिया हमने, तो 1 और 2 तो बराबर हैं ही हैं। कौन 1 और 2 बराबर हैं। ठीक है, और ये जो MD है, MD इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी, इन दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन भुजा आ रही है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज D जो है इसका मध्य बिंदु है, तो इसलिए AD बराबर में DC है। ये तो हमने यहीं पे कर दिया था, D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो ये 3 चीजें प्रूव लिखनी रहेगी बस अब तो। AD बराबर में DC, ठीक है, क्योंकि D मध्य बिंदु है, D AC का मध्य बिंदु है। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किए। और कोण 1 बराबर में कोण 2 90 डिग्री के हैं दोनों, और MD बराबर में MD कॉमन है। तो क्या मतलब हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या बन गए, सर्वांग सम। भुजा कोण भुजा, हिंदी में लिखना है तो भुजा कोण भुजा, और इंग्लिश में लिखना है तो S मतलब साइड, एंगल साइड, सर्वांग समता नियम। इससे क्या हो जाएगा, जब हमने ये 2 त्रिभुज सर्वांग सम कर दिए तो इनकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इसलिए AM भुजा CM भुजा के बराबर हो जाएगी। AM बराबर में CM, CPCT हम लिख देते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, शॉर्टकट भी हो जाता है। और देखो अब वही बात लिखी है हमने कि MAB का क्योंकि मध्य बिंदु है, इसलिए AM बराबर में 1/2 AB। तो इन दोनों को देखें तो AM बराबर में CM बराबर में 1/2 AB। इसको अपने हिसाब से वैसा ही लिख दो जैसा हमें यहाँ चाहिए। तो ये है, इस एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें ताकि आप मेरे सारे ही जो हैं, आप मेरे सारे वीडियोस देख सकें। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।